Hello. So we have started the new lesson, molecular basis of inheritance, class 12th. So molecular basis means they have the structural parts of the inheritance. Inheritance means the transfer of character from parents to the offspring. We have already studied about this inheritance. So we have studied today the discovery of DNA. When the name arises a DNA, we all students know about the DNA, and the DNA model was proposed by Watson and Crick in the year 1953, and they gave a Nobel Prize in 1954. But DNA was arise in previous story. So the topic of discovery of DNA, we will discuss about discovery of DNA. हम यहाँ ये देखेंगे कि डीएनए की खोज कैसी हुई और डीएनए की कहानी क्या है. ठीक है. सबसे पहले क्या हुआ था, इन द ईयर 1869 में एक फ्रेडरिच मीचर, क्या नाम बताया मैंने, फ्रेडरिच मीचर, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था, ये WBC पे वर्क कर रहे थे. WBC, दे हैव वर्क ऑन द WBC. अब सबसे ज्यादा WBC जो कंटेंट आपको मिलता है वो मिलता है पस से. ओके, पस गेटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन. Pus getting from infection. So this scientist Friedrich Miescher collect the pus from bandage. Collect the pus. इन्होंने क्या किया, पस को कलेक्ट किया. कहाँ से? बैंडेज से. अब बैंडेज इनको कहाँ मिलेगा? दे हैव बैंडेज कलेक्ट फ्रॉम द लोकल हॉस्पिटल. उन्होंने क्या किया, उनके एरिया के जो लोकल हॉस्पिटल है वहां से उन्होंने क्या कर लिया, बैंडेज से ये पस कलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब पस कलेक्ट करने के बाद उनको ये पता चला कि पस यहां पर क्या किया उन्होंने, उसके अंदर सबसे पहले ये जो था बैंडेज से जो पस कलेक्टेड किया उसको क्या किया, वॉश किया. अब वॉश करने के लिए उन्होंने उसमें क्या ऐड किया, दे हैव एडिंग द सॉल्ट सॉल्यूशन. तो उसमें उन्होंने सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया. सॉल्ट सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय के बाद उन्होंने क्या किया, उसके अंदर कुछ और एक मटेरियल ऐड किया. एडेड अ वीक अल्कलाइन. एडेड द वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन. उसके अंदर वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन डाल दे. देखो क्या क्या किया फ्रेडरिच मीचर ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. सबसे पहले उन्होंने WBC के ऊपर क्या किया था, ऑब्जर्वेशन या रिसर्च करने. तो WBC सबसे ज्यादा कंटेंट आपको कहाँ मिलता है, पस दे हैव गेटिंग फ्रॉम द इन्फेक्शन. तो उन्होंने क्या किया, फिर पस उनको ज्यादा चाहिए था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो दे हैव गेटिंग द लोकल हॉस्पिटल एंड फ्रॉम दे हैव कलेक्ट द बैंडेज. ओके, एंड दिस बैंडेज वॉश विद द सॉल्ट सॉल्यूशन. And this washing with a salt solution material, they have added some weak alkaline solution. उसके अंदर उन्होंने डाल दिया. मान लीजिए यहाँ पर एक पेट्री डिश है, ऐसे पेट्री डिश में आपको ये कंटेंट मिल गया. अब कुछ समय के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर सेल लाइज हो गया. ओके, इन दैट केस द सेल आर लाइज यानी ब्रेक हो गई हो. जैसे ब्रेक हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यूक्लियस सेपरेट हो गया. समझ में आ गया. दे हैव न्यूक्लियर आउट ऑफ हो गए. ओके, सो न्यूक्लियर आर PPT. तो यहाँ पर उनको क्या मिला, एक सेल ऑफ द न्यूक्लियर एज अ
कंटेंट ऑफ द पीपीटी। तो उनको उस पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट, यहाँ पर उनको मिल गया। अब उस पीपीटी को उन्होंने क्या किया, दूसरे यहाँ पर कलेक्टेड कर लिया। ओके, पीपीटी दे हैव कलेक्टेड in the another part. Okay, the nuclei are connected, the nuclei ppt are collected to the another petri dish। यह दूसरी जगह उन्होंने रख दिया, ठीक है। अब उसमें क्या देखा उन्होंने, यहां पर आइसोलेटेड किया। ओके, द न्यूक्लियाई आइसोलेटेड किया। यहां पर जैसे उन्होंने आइसोलेटेड किया है तो यहां पर उनको एक कुछ केमिकल दिखा। ओके, तो दैट केमिकल कॉल्ड एज द न्यूक्लेन। क्या कहा उन्होंने, उनको न्यूक्लेन कहा, याद रहेगा आपको। ओके, तो ये उनको कंटेंट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। शुरुआत कैसे की आप सभी को समझ में आ गया। फ्रेडरिच मीचर इन द ईयर 1869 ओके वर्क ऑन द WBCs एंड दिस WBCs आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द pus। द pus आर गेटिंग द इन्फेक्शन। ओके, सो लार्ज कंटेंट ऑफ द pus आर रिक्वायर्ड, सो going to the local hospital and collect the bandages. When the bandages are washed with the salt solution, after that solution they have another component is added, they have the weak alkaline solution, and during the added of the weak alkaline solution the cell is lyses, okay, and they have the nuclear ppt is getting this nuclear ppt is they have put in the another petri dish and they have isolated some new material, that new material called as the न्यूक्लेन। तो उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लेन करके नाम दे दिया। ओके, एंड दिस न्यूक्लियन इज कंटेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉस्फोरस। ओके, दिस न्यूक्लियन कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉस्फोरस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है, फॉस्फोरस होता है, याद रहेगा। दे हैव कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द फॉस्फोरस। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो न्यूक्लियन मटेरियल है उसमें सबसे ज्यादा क्या मिला उनको, फॉस्फोरस मिला। ओके, सो दैट्स व्हाई so taste of the nuclein is a acidic, so that's why so called as this material called later a nucleic acid। क्या कहने लगे उसको, that is called as the nucleic acid because the property of the nuclein is a acidic property, so called as the nucleic acid। so we will study that parts only, they have the nuclein, okay, means they have pus collected material called as the nuclein, and nuclein contain the large amount of the phosphorus and the taste of the nuclein is a acidic, so called as the nucleic acid। so next of the part is the latter, they have the by the early of the 19th century, earlier of the 19th century we know that the Mecher's nuclein was a mixture of the proteins and also nucleic acid। तो कुछ लोगों को ये समझ में आ गया बाद में, जैसे देन ओके, देखो यहां पर क्या है, अर्ली 19th सेंचुरी में मीचर्स न्यूक्लियन, सो दे हैव कंटेन द टू मिक्सचर्स, वन इज द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक acid। okay, so there are the two kind of the nucleic acid, so that's why called as the DNA and RNA। so the nucleic acid are again divided into two parts, one is the DNA and another is the RNA, DNA and RNA। so DNA means deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, and RNA ribonucleic acid, ठीक है। ऐसे दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइडेशन हो गया। आफ्टर दैट सो द जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए, अब ये नया पार्ट है, क्या डीएनए इज अ जेनेटिक। सो अपन अभी क्या करेंगे, ये डीएनए के ऊपर अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सो द मेन पार्ट ऑफ द डीएनए, सो जेनेटिक मटेरियल is a DNA
डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे. सो बाय द अर्ली ऑफ द 19th century द जेनेटिस्ट न्यू दैट द जीन कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स. ओके, जीन क्या करता है? इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है. जीन कंट्रोल द इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स. ट्रेट मीन्स जो कैरेक्टर ट्रांसफर होने वाले हैं उस कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है. दैट जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. ओके, एंड दैट केमिकली क्रोमोसोम्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन. तो मेन चीज यहां पर ये होता है, इसके पहले आप लोगों ने ये भी सुना होगा जीन, अभी डिटेल में देखेंगे. सो जीन कंट्रोल इनहेरिटेंस ट्रेट, ये याद रखना, इनहेरिटेंस ट्रेट्स. तो इनहेरिटेंस जो ट्रेट होते हैं, ट्रेट यानी कैरेक्टर्स, उसको कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है. ठीक है, अब ये जो जीन है, ओके, द जीन आर लोकेटेड. तो जीन कहां पर लोकेटेड है? सो जीन आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. किसके ऊपर होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं. ठीक है, अब क्रोमोसोम के बारे में अपन इसके पहले चर्चा कर चुके हैं. ओके, एंड क्रोमोसोम आर composed of, chromosome is composed of DNA and protein. किससे बने हैं? DNA and protein से बना होता है. तो याद रहेगा आपको, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द DNA and protein. अगर मैं यहां पर एक सेल बनाता हूं, ठीक है, इस सेल, कोई भी एक सेल पकड़ लो, ये ऐसे सेल, तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे? ऐसे क्रोमोसोम मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं. अब ये जो क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स के अंदर, इसके पहले अपन ने बात किया था, तो डिप्लॉयड सेल में कम से कम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो ये हो गए क्रोमोसोम के बारे में. याद रहेगा, इन द ह्यूमन बींग्स कंटेंट ऑफ द इन द डिप्लॉयड सेल दे हैव कंटेन द 46 क्रोमोसोम. याद रखो किस तरह से कहानी चालू होगी. सबको मुझे एक बात बताओ, मीन्स द इनहेरिटेंस ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? जीन कंट्रोल करता है. ठीक है, इनहेरिटेंस ट्रेट का मतलब जो ट्रांसफर होते हैं फादर टू द ऑफस्प्रिंग या पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाले जो भी इनहेरिटेंस ट्रेट्स है, वो ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? जीन करता है. एंड दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. दिस क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन से बने होते हैं. ठीक है, अब बात करेंगे, इनिशियली मोस्ट ऑफ द जेनेटिस्ट thought the proteins are a large complex molecule and store the information needed to the govern cell metabolism. Hence it was assumed that the protein caused the variation observed within the species. पहले के कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि सबसे ज्यादा मेन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो सबसे ज्यादा कौन है? प्रोटीन से. और प्रोटीन्स क्या करता है? प्रोटीन्स के वजह से वेरिएशंस आपको कुछ स्पीशीज में दिखाई दिया था. ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट लोगों का पहले कहना था. बाद में यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया. ऑन द अदर हैंड डीएनए थॉट टू द स्मॉल सिंपल. इन्होंने प्रोटीन को बड़ा बताया था. प्रोटीन को मतलब क्या बताया था? दोनों कंपेरेटिवली स्टडी देखते हैं थोड़ा सा. ओके, हाँ, एक तरफ देखते हैं प्रोटीन. पहले लोग क्या कहते थे प्रोटीन के बारे में? तो प्रोटीन कैसा है? ठीक है, प्रोटीन, और इधर देखते हैं डीएनए. लोगों की सोच क्या थी पहले? प्रोटीन का कहना यह था प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन एक लार्ज है. प्रोटीन कंटेंट कैसा है? दे हैव कॉल्ड द प्रोटीन आर लार्ज. प्रोटीन आर लार्ज, complex molecule and store information needed to the govern cell metabolism. And hence it was assumed that protein caused the variation. पहले लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि वेरिएशन किसके वजह से होता है? प्रोटीन के वजह से होता है. ठीक है, सो दैट प्रोटीन कॉज द वेरिएशन ऑब्जर्व विद इन द स्पीशीज. ऐसा उन्होंने मान लिया था कि कुछ स्पीशीज में वेरिएशन जो होता है वो किसके वजह से होता है? प्रोटीन के वजह से. तो डीएनए के बारे में लोगों की सोच क्या थी? द थॉट अबाउट द डीएनए. ऑन द अदर हैंड
डीएनए इज अ स्मॉल, उन्होंने क्या बताया था, एक स्मॉल है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स की जगह सिंपल, एंड ऑल्सो दिस सिंपल मॉलिक्यूल हुज कंपोजिशन वेरीड लिटिल अमॉन्ग स्पीशीज। तो ये जो होगा ये क्या करता है, ये इन्होंने बताया था कि प्रोटीन वेरीड होगा, लार्ज अमाउंट में वेरीड करेगा। तो इनका कहना है कि दे हैव वेरीड, आल्सो वेरीड, बट दे हैव द स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल अमाउंट में क्या करेगा, स्पीसीज में वेरी करेगा। ओके, और द टाइम दैट आइडिया अबाउट द डीएनए वेर शोन द रॉन्ग। ओके, तो ये जो आइडियाज थी ये पूरी तरह से उस जमाने में कैसी थी, रॉन्ग हो गई। ठीक है, इनफैक्ट डीएनए मॉलिक्यूल आर लार्ज एंड वेरी ट्रिमेंडसली विद इन द अमॉन्ग स्पेशीज। तो अभी नई जो टर्म्स है, ये जो पूरी टर्म्स है, ये पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ये याद रखना कि ऑल द टर्म्स आर द रॉन्ग। So DNA molecule are large and vary tremendously within and among the species. So variation in the DNA molecule are different than the variation in a shape, electrically charged and function shown by the protein. So it is not a surprising that most researchers initially favored a protein as the genetic material. पहले के जमाने में लोग ज्यादातर के किसके फेवर में थे, प्रोटीन के फेवर में थे, क्योंकि प्रोटीन के वजह से ही वेरिएशन होता है, प्रोटीन के वजह से नए स्पीसीज में न्यू कैरेक्टर अराइजेस होते। पहले इस विचारधारा के साइंटिस्ट थे। बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, ओवर अ पीरियड ऑफ रफली 25 years at the stages 1928, okay, and 1952, in between these ages, the genetics become a convinced that the DNA and not a protein was the genetic material. Let us study three important contribution that is the help cause the shift of the opinion. तो अब अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर में कुछ मैं नए कंसेप्ट बताऊंगा। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि प्रोटीन ही एक जेनेटिक मटेरियल है, बट ये जो मेथड है ये रॉन्ग हो चुके। इस बीच में ये पता चल गया 1928 to 1952, इसके बीच में पता चलेगा हमें कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए कुछ अपन प्रूफ देखेंगे, कुछ एविडेंसेस देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट जो कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है।